नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है बड़ा कंट्रोवर्सी में चल रहा है आजकल। जो जज के घर से मिली करोड़ों की नकदी, कितना मुश्किल है किसी हाई कोर्ट के जज को पद से हटाना, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो मामला पूरा क्या है, समझते हैं। जज के घर से नोटों का बंडल मिला है। अब ये माजरा क्या है, ये सुनो थोड़ा सा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफ़र उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की। उनके घर से नोटों का बंडल मिला और जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफ़र उनके मूल हाईकोर्ट जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है उनमें सिफारिश की। अब आगे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि इस तरह की घटना गंभीर और न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने वाली है। ये वाकई में बहुत गंभीर मामला है और न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने वाला है। तो सिर्फ ट्रांसफ़र काफ़ी नहीं है। जो कॉलेजियम के 5 सदस्य थे, तो उन्होंने कहा सिर्फ ट्रांसफ़र काफ़ी नहीं है। तो अब कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1969 को हुआ था। इलाहाबाद यूपी में हुआ था, स्थान इलाहाबाद यूपी। और इनकी शिक्षा ग्रेजुएट हुए हैं हंसराज कॉलेज, बी.कॉम ऑनर्स किया है दिल्ली विधि से और LLB किया है रीवा विधि विद्यालय से। तो अब जस्टिस यशवंत वर्मा सिविल मामलों में विशेषज्ञता रखते थे और संवैधानिक, औद्योगिक विवाद, कॉर्पोरेट और टैक्सेशन और पर्यावरण से जुड़े मामले की पैरवी करते थे। तो अब एक जज के पास इतना सारा धन नोट कहाँ से आया, तो इसके मामले पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये जस्टिस कैसे बने, क्या हुआ, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सन 2006 से हाई कोर्ट के विशेष वकील रहे और 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता बने। अगस्त 2013 में इन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला, जस्टिस यशवंत वर्मा जी को। और अब इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि कितना मुश्किल है किसी हाई कोर्ट के जज को पद से हटाना। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अजय त्यागी के अनुसार हाई कोर्ट के किसी जज को केवल 2 वजहों से हटाया जा सकता है। कोई हाई कोर्ट का जज है तो केवल उन्हें 2 वजहों से हटाया जा सकता है। तो पहली वजह क्या है? पहली वजह है अगर जज ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो या भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जैसा कि इस मामले में हो सकता है। अपन अनुमान ही लगा सकते हैं, ऐसा कुछ बता नहीं सकते अभी, वो तो जांच कमेटी गठित होगी तभी पूरे निर्णय पर पहुंचेगी। दूसरा, अगर जज मानसिक या शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ हो। तो ये 2 तथ्य होते हैं किसी भी जज को, किसी भी हाईकोर्ट के जज को उसके पद से हटाने के। संविधान में हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, स्वाभाविक है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उसको हटाने की भी इसलिए हटाने के लिए भी राष्ट्रपति की ही मंजूरी चाहिए होती है। ठीक है, अब क्या होता है महाभियोग प्रक्रिया। अब जो हाईकोर्ट के वकील होते हैं, हाईकोर्ट के जज होते हैं, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहते हैं और इसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। महाभियोग को इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। भारत में हाईकोर्ट के किसी जज की नियुक्ति, पद की शर्तें और हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271(1)(b) और अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। इस प्रक्रिया को महाभियोग इम्पीचमेंट कहा जाता है, जो बहुत जटिल है। अब जटिल क्यों है इसके बारे में अपन जानेंगे आगे। और वही हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए जांच प्रक्रिया जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी गई है। देखो, जज की जो हटाने की प्रक्रिया है तो इसको जो जांच कमेटी द्वारा सत्यापित करना जरूरी है। तो इसको कहाँ वर्णित किया गया है? जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में वर्णित किया गया है। जानिए अब हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। अब हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को मुख्यतः 3-4 चरणों में बांटा गया है। तो पहला चरण है लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर। किसी भी हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजा जाता है, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद
जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश होने से लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक के बीच में एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसे सबसे पहले संविधान में पेश करना होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति को अगर मंजूरी दे देगा तो वो उसे पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को मंजूरी प्रस्ताव देने से पहले एक जटिल प्रक्रिया होती है। वो पूरी प्रक्रिया क्या है वो समझते हैं। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाने पर कम से कम 100 लोकसभा सांसदों और राज्यसभा में पेश किए जाने पर कम से कम 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कम से कम लोकसभा में प्रस्तुत होगा तो 100 लोकसभा सांसदों की मंजूरी चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों की हस्ताक्षर की मंजूरी चाहिए। अब जांच समिति का गठन कैसे होता है जी समझते हैं। किसी जज को हटाने का प्रस्ताव जब संसद में स्वीकार कर लिया जाता है, संसद में स्वीकार कर लिया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, एक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और एक सीनियर प्रतिष्ठित जज की 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करेंगे, जिसमें सदस्य कितने होंगे, 3 सदस्यीय। अब 3 सदस्यीय कौन कौन होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और एक सीनियर प्रतिष्ठित जज। यह समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। अब अपनी रिपोर्ट बना के संसद को सौंप देगा। तो अब तीसरा चरण होता है संसद में मतदान। अब संसद में मतदान किस प्रकार होता है, अगर समिति आरोपी को सही पाती है तो प्रस्ताव को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बहस और मतदान के लिए रखा जाता है। जज को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जज को हटाने के लिए कौन सा बहुमत का प्रयोग किया जाता है संसद में। तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी होता है। अब जो अंतिम चरण होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंतिम चरण क्या है, आखिरी चरण है राष्ट्रपति की मंजूरी। संसद में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते ही जज को उसे अपने पद से हटा देता है। अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तो जज को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया थी, ये पूरा मामला था। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाया जाता है या नहीं। वाकई में ये मामला थोड़ा गंभीर है, देखते हैं। अब आपकी नज़र।